नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। विश्व को जोड़ता डिजिटल भारत। जी हाँ, आज के समय की अगर बात की जाए, आज भारत का नाम उन देशों में शुमार होता है जो लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रगति किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, लगभग हर एक क्षेत्र में नजर आती है। और खासतौर से इसके जब आधार में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे जो विकास है उसको एक गति मिलती हुई नजर आ रही है। और ख़ासतौर से इस गति की जब हम बात करें, जो डिजिटल भारत की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश जो है वो दूसरे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है कि कैसे आप डिजिटल तकनीक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी सेवाओं के लिए, बल्कि तमाम जो आपकी ज़रूरतें हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं डीपीआई की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से कई बार कर चुके हैं कि मानवता कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है और इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ध्यान देना चाहिए तो वो है सुरक्षा, यानी एक तरीके से जो मानक हैं वो निर्धारित हों और उसके बाद इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। या जिस तरीके से एआई की भी हम बात करते हैं, ये ऐसी तकनीक जिसको इस्तेमाल करने के लिए मानकों का होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग मंचों से तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन भी किया और साथ ही मौजूदा तकनीक क्रांति में मानव को केंद्र में रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा, गरिमा और समानता के सिद्धांत वैश्विक दूरसंचार मानकों के केंद्र में होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ तय किए गए मानक आने वाले समय में भविष्य निर्धारित करेंगे। दूरसंचार, डिजिटल और मोबाइल तकनीक के भव्य समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में पीएम ने 2 बड़े सम्मेलनों का शुभारंभ किया। पहली बार भारत की मेजबानी में हो रही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इस क्षेत्र से जुड़ी अगली पीढ़ी की तकनीकों के मानकों पर मंथन का बड़ा मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में टेलीकॉम को भारत में कनेक्टिविटी ही नहीं, समानता और अवसरों का भी माध्यम बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने डिजिटल तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है। वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर बल दिया। पीएम ने बताया कि बीते 10 साल में भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, वो धरती और चंद्रमा के बीच 8 बार दूरी तय करने के बराबर है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। समावेश के साथ साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए पीएम ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रगति का जिक्र किया। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक
दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। इन मंचों के माध्यम से टेलीकॉम और मोबाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों और हजारों प्रतिनिधियों के साथ आने से इन सेक्टरों में भविष्य के लिए प्रगति की राह तैयार करने में मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से प्रगति पथ पर जब भारत आगे बढ़ रहा है और इसी प्रगति पथ पर आगे चलकर हमारा देश जो है वो विकसित भारत में भी तब्दील होता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन इस तकनीक का जो इस्तेमाल है, भारत कहता है कि विश्व कल्याण के लिए है, मानवता कल्याण के लिए है। और देश भर में जिस तरीके से जो डिजिटल क्रांति हमें देखने को मिल रही है, इसको लेकर इंडस्ट्री लीडर्स ने पीएम मोदी के योगदान को भी सराहा। Since 1983, I've been a part of India's telecom story, but I can tell you that the real story began when Prime Minister Modi ji took charge in 2014. He knew the power of technology. He used it in Gujarat for the benefit of the citizens of Gujarat and the society. He realized that if India has to achieve its place on the top table of the world, technology needs to be put to use. And one of the main pillars of his vision was Digital India. That fired up all the entrepreneurs who are connected with telecom and digital services. प्रधानमंत्री जी, इस डिजिटल परिवर्तन की नींव आपकी विजन ने आधारित की है। What has been remarkable in this journey is the government's continued thrust on expanding digital infrastructure and accelerating digital adoption for people and businesses equally. As a result, the digital transformation is now moving beyond just the large businesses to our MSMEs, enabling them to break traditional barriers and enter new markets. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, Modi hai to mumkin hai. ज़ाहिर तौर पर मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जो बदलाव हम देख पा रहे हैं डिजिटलीकरण की जब खासतौर से बात की जाती है, या जो डिजिटल रिवोल्यूशन एक नज़र आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। क्योंकि इस तरह की जो नीतियां हैं वो लगातार बनाई गई और उसके बाद आज के समय में हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश में एक अलग इकोसिस्टम है जब भी तकनीक की बात करते हैं, और उसके साथ साथ उसको बढ़ावा देती सरकार की नीतियां भी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, रामाकृष्णा पी, जो हमारे साथ जुड़े हैं, CEO हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत आपका रामाकृष्णा जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इस बार हम देख रहे हैं कि जो 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो आयोजन किया जा रहा है, और भारत के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे जब हम बात करते हैं विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का भी आयोजन है, और उसके साथ साथ इंडियन मोबाइल कांग्रेस भी एक तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए एक नई छवि के रूप में भारत जो है वो उभरता नज़र आ रहा है विश्व पटल पर। अब से पहले तकनीक के मामले में शायद दूसरे देशों पे हमें निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज के समय में पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद भरी निगाह से भारत को देखता है तकनीक के लिए। हम देखें आज की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, 190 प्लस कंट्रीज के जो डेलीगेशन आए थे, आई थिंक इट्स ए रिमार्केबल हमारी अचीवमेंट है कि इन्होंने भारत में क्या किया जाता है, कैसी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है जी। इसकी ब्यूटीफुल प्रदर्शन जो हमें दिखने को मिल रहा है। आई थिंक हमारी इंडिया की जो ब्रांडिंग होनी चाहिए थी कि देश विदेशों में इंडिया जो उभरती हुई आ रही है टेक्नोलॉजी में, उसको दिखाने के लिए वन ऑफ द प्राउडेस्ट मूवमेंट है इंडिया के लिए आज का दिन। जी बिल्कुल, और उसी वजह से जो बदलाव का श्रेय वो हम देखते हैं कि आखिर क्यों
जो जनता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो प्रधानमंत्री को देते हैं। लेकिन इसमें रामकृष्णा जी अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डेवलप किया गया, जिसकी पहले कमी थी, एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है, और इनका समावेश जो कि भारत को और मजबूती दे रहा है और कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति की तरफ भारत को आगे बढ़ा रहा है। भारत डेफिनेटली इस इन ए डिफरेंट फेज में है। हम उसको चले गए जब हम भारत की जो ब्रांडिंग थी कि हम इंपोर्ट की साइड में थे। आज के दिन में आप देखेंगे जो मेक इन इंडिया से जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स जो उभर के आएंगे, डेफिनेटली कुछ सालों में हम वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री ऑन एक्सपोर्ट ऑन टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में रहेंगे। हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमारी कंपनीज भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है प्रोडक्ट और मेक इन इंडिया के। जी बिल्कुल, और उसी वजह से हम कह रहे हैं कि लगातार जो देश है वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल प्रेमजीत लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीडी जी हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूरसंचार विभाग से। प्रेमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं कि दूरसंचार सिर्फ पहले एक सीमित मान लिया जाता था कि वहीं तक अब सीमित है, लेकिन जो अब एक असीम दायरा इसका हमें नज़र आता है, और इसमें जिस तरीके से लगातार जो अवसर हैं उनकी खोज भारत कर रहा है और प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और जो जिसका आयोजन किया गया है, जब हम बात करते हैं विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहली बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है? जी धन्यवाद। ये हम पहली बार अपने देश में ही नहीं, एशिया में पहली बार ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हो रही है। ITU एक 194 सदस्य देशों का संगठन है जो साथ में मिलके स्टैंडर्ड्स, जो कि मानक जिन्हें कहा जाता है, टेलीकॉम से संबंधित और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे मानक यहाँ पर बनाए जाते हैं, और उन्हीं मानकों के आधार पर सारी संचार सेवाएं, ICT की सारी सेवाएं काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है, और इसके अलावा भी ITU काफ़ी सारे कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले टेलीकॉम सिर्फ एक दूसरे से बात करने का माध्यम था, जबकि अब टेलीकॉम का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। उसमें हम बहुत सारी सेवाएं प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा का यूज होता है, उन्हीं के माध्यम से हम व्यवसाय कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो पहले नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से दूरसंचार अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत के लिए उभरा है, और भारत अब एक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो और इसके अलावा आप देखें तो जी प्रेमजीत जी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब विश्व में दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा बाजार भारत जो है वो बन रहा है, बनता हुआ हमें दिखता है, लेकिन ऐसे में जब हम बात करते हैं कि इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो जाहिर तौर पर एक जो विकास की जब बात कही जाती है, इसका असर जो है वो किस तरह से, क्योंकि हमारे देश में जो युवा शक्ति है, युवा कार्यबल है, वो सबसे ज़्यादा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, जो रोज़गार की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का एक समावेश है जो कि कहीं ना कहीं विकास को गति देता हुआ नज़र आता है। जी हाँ, तो दूरसंचार अपने आप में बहुत बड़े एक क्षेत्र के रूप में उभरा है, और उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें से हम व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं, रोज़गार को भी बढ़ा सकते हैं। और पहले हम सिर्फ एक टेलीकॉम का मार्केट होते थे, अब टेलीकॉम की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि आप देखें कि अब से 10-12 साल पहले 2 या 3 ही उत्पादन की मोबाइल के क्षेत्र में यूनिट थी, अब वो 200 से ज़्यादा हैं। अब हम
आईफोन जो सबसे ज़्यादा एक विकसित फ़ोन के रूप में माना जाता है, उसका भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले कुछ वर्षों में, जिस हिसाब से हम न केवल सेवा के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में काम किया है, हम अब उसी तरह उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पे भी बहुत अग्रणी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये असेंबली जब भारत में आएगी, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, तो ये एक शुरुआत होती है जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई उत्पाद पैदा करते हैं, तो उससे पहले जैसे अभी 2G था, उसके बाद 3G और अब 6G आने वाले हैं, तो 6G का सबसे पहले उत्पादन होने से पहले उसके स्टैंडर्ड्स बनते हैं, इन पे विचार किया जाता है कि इस तकनीक में नया क्या होना चाहिए, और वो इस तरह से एक दिशा निर्धारित की जाती है कि उसमें सारी की सारी सेवाएं हमें मिले। तो वही सब मंथन इन अगले 10 दिनों में होगा कि जो भविष्य में हमारे यहाँ टेलीकॉम, 6G, AI, क्वांटम और मेटावर्स, इनसे संबंधित जितने भी भविष्य की संभावनाएं हैं, उन पर सब विचार होगा, उन पे कैसे हम स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, वही अगले 10 दिनों में मंथन होगा। अगले 4 साल में क्या ITU का स्टैंडर्ड्स बनाने की दिशा में कार्यक्रम होना चाहिए, उस कार्यक्रम का सब निर्णय इन 10 दिनों में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी एक सार्थक दिशा में लगातार हम आगे बढ़ेंगे। जो भविष्य की तकनीक है वो कैसे काम करेगी और उसमें कौन से जो मानक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो होने चाहिए। फिलहाल रामकृष्णा जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे जो दूसरे मेहमान हैं प्रेमजीत जी, उन्होंने बताया कि कैसे पहले 2G 3G की हम बात करते थे, लेकिन 4G के बाद 5G की जब हम बात करते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि देश के कोने कोने में जो 5G नेटवर्क है उसको पहुँचाने का काम किया गया, और अब जिस पे लगातार काम हो रहा है, मिशन मोड में काम होता हुआ नजर आता है 6G पर। So 5G हम अब वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोल आउट 5G हमारी इंडिया में हुई है। अभी हम 6G के बारे में बात करेंगे। अभी स्टिल स्टैंडर्ड स्टेज में है, ये कुछ और साल लगेंगे, 2030 तक तो आई थिंक स्टैंडर्ड्स बनेंगे, उसके बाद 6G की जो होगी उसके ऊपर विचार होगी। जी बिल्कुल, और खासतौर से प्रेमजीत जी, आप भी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 6G को लेकर, अब अभी तक भी हमने देखा सबसे ज़्यादा जो पेटेंट हैं वो इसके लिए आए हैं, और यही वो तकनीक है जिसको लेकर लगातार अब भारत आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा तकनीक में भी। जी बिल्कुल, ये जो तकनीक है 2G 3G 4G 5G, इनका अमूमन टाइम है 10 साल का। 10 साल में ये पहले इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं, इसमें क्या आगे होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड के बाद हम उन पे उत्पाद बनाते हैं, फिर उसका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, फिर मार्केट में जाते हैं, तो ये एक इसका लाइफ साइकिल है। तो अभी तक 5G में एक 5G-I जो भारत की तरफ से एक नया स्टैंडर्ड दिया गया था दुनिया को, वो एक शुरुआत थी। बट 6G में हम बहुत सारे IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनके तहत, क्योंकि हर स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे IPR होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, जो जरूरी होते हैं, जो उसका एक हिस्सा होते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट्स जब भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, उनसे हमें रॉयल्टी आएगी, और हम ऐसी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके आधार पे हम अपने 6G में जो भी स्टैंडर्ड बनेंगे, उन ज़रूरतों के हिसाब से हम उनको उसमें अंदर ला सकेंगे, स्टैंडर्ड्स के अंदर। बिल्कुल प्रेमजी जी, और खासतौर से बहुत सारे उपकरण, उन पे बहुत सारे 4G 5G 6G के में जो अंतर है वो भी अपने दर्शकों को लगातार हम यहाँ बता रहे हैं। रामकृष्ण जी, आपसे आपने बताया कि कैसे 6G की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब शुरुआत में इंडियन मोबाइल कांग्रेस की जब बात कही गई थी, उसके बाद आज आठवां इसका संस्करण हमारे सामने है, इसमें किस तरह का जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि तकनीक लगातार बदल रही है, और आज के समय में जब हम AI की बात करते हैं, क्वांटम की बात करते हैं, वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। की आ रही है, एक है इनोवेशन। जी, जब हम इनोवेशन के साथ बढ़ते हैं, हम
वेदर इट्स 5G 6G जो भी हो प्रोडक्ट हो सॉल्यूशंस हो, वो इंडिया में जो बनने की और रिसर्च करने की क्षमता है वो दिखा रहे हैं जी। इंडिया में जो जैसे हम देख रहे हैं 23-25 इंस्टीट्यूट से प्रदर्शन कर रहे हैं, अबाउट 900 स्टार्टअप्स अपनी इनोवेशन प्रदर्शन कर रहे हैं जी। इंडिया की मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स डिफरेंट फॉर्म में जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है वो दिखा रहे हैं। जब इस इनोवेशन साइकिल में जब हम एक फेज थे जब हम स्किलिंग या सॉफ्टवेयर में करते थे, अभी हम प्रोडक्ट्स में पहुंच गए हैं। इस प्रोडक्ट को हमें नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना है ग्लोबल मार्केटिंग में जी। इस ग्लोबल मार्केटिंग की जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस बनेगी। हम इन जो डेलीगेट्स आए हैं 190 कंट्रीज के ITU में आज की WTSA में जी, आई एम रियली प्राउड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ब्यूटीफुल शो आज दिखाया है कि हम कैसे कर सकते हैं इनको जी। और ये हम लेकिन रामाकृष्ण जी, जो एक इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का भारत में जो हम देखते हैं सरकार की नीतियों के कारण नजर आता है, उसका कितना असर हमें नजर आएगा या वो कितना अहम यहाँ पे उसकी भूमिका? डेफिनेटली इकोसिस्टम स्टार्टअप का तो इट्स बूमिंग। हम इकोसिस्टम में एक लेवल एंटरप्रेन्योरशिप उनकी माइंडसेट जो है इनोवेशन में हमने उसमें वी हैव कम इनटू इट। अभी इनोवेशन को लेके नेक्स्ट हम उसको प्रोडक्ट करना है। इस प्रोडक्ट जब होगा उनकी जो प्रोडक्ट्स जो वर्ल्ड में फेमस हो गए, दैट्स वेयर आवर सक्सेस कम्स इन जी। प्रीटी श्योर 1-2 साल में हमारे ऐसी प्रोडक्ट होंगे जो टेलीकॉम में जो ग्लोबली बहुत फेमस होंगे और इन्हीं स्टैंडर्ड्स में 5G 6G नेटवर्क्स में AI में या डीप टेक में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होंगे। और हम वी आर जस्ट वेटिंग 1-2 साल की टाइम है जब इंडियन प्रोडक्ट वर्ल्ड में ग्लोबली बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। जी। वो यूएसपी हम लेके जाना है जो यूएस में और अदर कंट्रीज में होते हैं कि हम प्रोडक्ट में एक अच्छा इनोवेशन लेके आए। बिल्कुल आवश्यकता उसी की है और खासतौर से प्रेम जी लगातार हमने इनोवेशन को सरकार ने बढ़ावा दिया है, जिस तरह की नीतियां रही हैं, फिर चाहे हम मेक इन इंडिया की भी अगर यहाँ बात करें, उसके साथ साथ कैसे जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया और क्या उसी का नतीजा आज हमें नज़र आता है कि कैसे तकनीक मामले में या डिजिटल भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी देशों से अलग और आगे नज़र आता है आज नया भारत। डेफिनेटली सर, हम जो सोशल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज के दौर में जो नई R&D या तकनीक की आती है वो ज़्यादातर ऐसी स्टार्टअप कंपनी से आती हैं, वो बहुत डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज लेके आती हैं। ऐसी कंपनीज का बहुत अब पिछले 5-7 सालों में 1.25 लाख के करीब ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं। इंडिया वर्ल्ड का अभी तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप कंट्री है और उसमें जो इनोवेशन इस टाइप की चीज़ों में हो रहा है, हाई टेक में जिसे कहना चाहिए, तो 25 से 30% स्टार्टअप इसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम नए बहुत सारे प्रोडक्ट टेलीकॉम के क्षेत्र में भी लेके आ रहे हैं। अभी तक हम ज़्यादातर IT में कमोडिटाइज्ड सर्विसेज देते थे, बट जो असली जहाँ पर हमें व्यवसाय मिलता है या जहाँ पर अच्छे मार्जिन्स हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में हैं जी। ऐसे उत्पाद जब हम भारत से पैदा कर पाएंगे तो ही हम भारत को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे जी। प्रेम जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे यहाँ चाहूँगा, जो अगले देखा करीब जी अगले जो 10 साल हैं उसमें कहाँ देखते हैं जो ये तकनीक है हमारी जो डिजिटल भारत है इसको? डिजिटल भारत में मैं चाहता हूं और मैं देख पा रहा हूं कि अगले जो 10 सालों में हम काफ़ी प्रोडक्ट ला पाएंगे। बहुत सारे देशों को प्रोडक्ट और डिवाइसेस हम अपने देश से दे पाएंगे जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए सर्विस इंडस्ट्री हम भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखते हैं, कम से कम तकनीकी के क्षेत्र में और विशेषकर दूरसंचार और ICT के क्षेत्र में। जी रामाकृष्ण जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, जो अगला दशक है उसमें कहाँ पर जो जिस तरह की तकनीक का आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है, इनोवेशन हम कर रहे हैं, अगले 10 साल में क्या स्थिति नजर आएगी? तो हम देख रहे हैं फर्स्ट लेवल है हमारा इनोवेशन और R&D, सेकेंड लेवल है इंडिया की मार्केट बेस इतनी है, हम इस
प्रोडक्ट्स को वेरी लार्ज स्केल में टेस्टिंग कर पाते हैं। जी। जैसे यूपीआई हुआ है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरी, हम इतने लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट किए हैं। अभी व्हेन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतने लार्ज स्केल में हम इम्प्लीमेंट करते हैं देश विदेश में, डेफिनेटली इसकी एडॉप्शन आ जाती है। इस एडॉप्शन में यही फेजेस हम देखेंगे वेरियस सेक्टर्स में। यदि एआई है, डीप टेक है, टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स है, 5G के रिसर्च है, 5G है, और 6G के रिसर्च में हम क्या देखेंगे कि हमारी कंट्री टेस्ट बेड होगी जिसमें लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशंस होंगे और कल यही सब देश विदेश में प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट होंगे। जी बिल्कुल, यही उम्मीद हम भी करते हैं कि यही स्थिति जो है नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से पूरे विश्व को जोड़ने के लिए जो तकनीक की जब बात की जाए, तकनीक के माध्यम से भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जो आने वाला दशक है उसमें अलग अलग तकनीक हमें नज़र आएगी। फिर चाहे एआई की हम बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की हम बात करें, ये इस तरह की तकनीक जो कि आने वाले समय के लिए, और इसमें जो दबदबा है कहीं ना कहीं भारत का नज़र आएगा। फिर चाहे युवा कार्यबल की हम बात करें या सरकार की नीतियों की बात की जाए, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा और इसके लिए लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।